हेलो दोस्तों, स्वागत है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का और बीएससी बीएड के स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर में जो पेपर नंबर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अपन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अपना सर्किट एनालिसिस या विद्युत परिपथ या परिपथ विश्लेषण। तो अपन ना जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट क्या है अपने पास? सर्किट एनालिसिस। यानी परिपथ विश्लेषण। तो इस सर्किट एनालिसिस की इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर आपका थर्ड रहेगा। वैसे हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी में पेपर थर्ड ना होकर फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या पेपर थर्ड है। तो अपन बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के लिए अपन बात करते हैं कि अपने पास कितनी टोटल 60 डेफिनेशन, इन 60 डेफिनेशन को समझना है और आपको नोट्स में अच्छे तरीके से लिखना है कि ये, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है और इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स आगे नहीं पढ़ सकते अपन। तो अपना फर्स्ट वीडियो तो उसके अकॉर्डिंग ये सातों डेफिनेशन अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, और एक एक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं अपन किसकी? नेटवर्क की। तो कि नेटवर्क किसे कहते हैं? तो फर्स्ट डेफिनेशन है अपने पास जाल या नेटवर्क। देखो, नेटवर्क आपने सबने यदि कंप्यूटर में पढ़ा है तो नाम सुना होगा कि नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क आगे से आगे जुड़ना होता है, वो नेटवर्किंग कहलाता है। पर यहाँ पे जो नेटवर्क है वो क्या है? एक तरह का सर्किट है। सर्किट यानी कैसा सर्किट? यदि बात करते हैं हम विद्युत स्रोत, यानी विद्युत में कुछ सोर्स होते हैं, एक होते हैं विद्युत चालक अवयव। तो जब विद्युत सोर्स की बात करें तो सोर्स में तो क्या रहता है अपने पास? कोई भी बैटरी या सेल रहता है, तो वो तो हो जाएगा अपने पास बैटरी या सेल। और जब अवयव की बात करते हैं तो अवयव में क्या क्या रह सकता है? प्रतिरोध रह सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रजिस्टर। संधारित्र रह सकता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कैपेसिटर। प्रेरकत्व रह सकता है, इंडक्टर। और क्या रह सकता है? डायोड रह सकता है, डी। ट्रांजिस्टर रह सकता है, टी। तो ये क्या है अपने पास? कुछ तो रहते हैं अपने पास स्रोत, यानी जो बैटरी और सेल है। यानी सोर्स का मीनिंग क्या है? कोई भी सर्किट में कोई अपन सोर्स लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्किट क्या करेगा? वर्कआउट करेगा। वर्कआउट करेगा यानी उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो कहाँ से होगी? सोर्स के द्वारा ही तो होगी। तो यही अपना क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा, बैटरी या सेल। अब फिर अपन बात करते हैं, इसमें दो बड़े, एक है चालक और कुचालक। चालक किसे कहते हैं? यानी वह वस्तु या वह उपकरण या वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें से क्या हो? धारा आसानी से प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है? अपना चालक कहलाता है। यदि धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं अपन? कुचालक कहते हैं। यदि यहाँ पे चालक अवयव की बात करें तो चालक अवयव अपन ने पढ़ रखे, रजिस्टर पढ़ रखा है, प्रतिरोध, कैपेसिटर, संधारित्र, इंडक्टर, प्रेरकत्व, डायोड और ट्रांजिस्टर। इंग्लिश में भी इन्हें यही बोलते हैं। तो इसको रजिस्टर बोलते हैं, इसको कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर। यदि इसके मैं संकेत की बात करूँ तो ये तो क्या अपना प्रतिरोध होता है। यदि संधारित्र की बात करें तो ये संधारित्र होता है। यदि ये एल की बात करें तो ये कुंडली होती है। डायोड की बात करें तो ये डायोड होता है। और ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, ये ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी या एनपीएन। तो ये क्या अपने चालक अवयव है, ये क्या स्रोत है। तो अपन कहते हैं कि जाल किसे कहेंगे? तो अपन कहते हैं कि कोई भी उपकरण या कोई भी परिपथ किसके द्वारा बनाया जाए। एक तो उसमें विद्युत स्रोत काम में लिया जाए, स्रोत में यानी बैटरी काम में ली जाए, सेल काम में लिया जाए, जिससे क्या होगा? सर्किट वर्कआउट करेगा। तो एक तो विद्युत स्रोत और एक क्या होता है अपना विद्युत चालक अवयव। तो अपन कह सकते हैं कि वह उपकरण या वह परिपथ जो विद्युत स्रोत और विद्युत चालक अवयव के द्वारा परिपथ का निर्माण किया जाता है, वही क्या कहलाता है? अपना जाल कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक तो सोर्स ले लिया, सोर्स लेने का मतलब है कि वर्कआउट करेगा तो सोर्स से करेगा, और उसमें से क्या ले लिया? कोई भी एलिमेंट ले लिए। तो ये एलिमेंट में से आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। जनरली अपन बात करते हैं एलसीआर सर्किट, सबने पढ़ रखा है। एलसीआर सर्किट क्या होता है? ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया। यहाँ पे क्या लग गई? अपनी प्लस माइनस की बैटरी लग गई। तो ये अपने क्या कहलाता है? एल, सी और आर। जो आप 12th में पढ़ के आए नॉर्मल सा सर्किट था एल सी आर। तो यहाँ पे एल हो गया, सी हो गया, आर हो गया। तो ये अपना क्या कहलाएगा? एक नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्क या फिर क्या कहलाएगा? अपना जाल कहलाएगा। ज़्यादातर इंग्लिश में टर्म ज़्यादा इजी रहती है, वो ज़्यादा यूज रखना।
तो ये हो जाएगा अपने पास LC है, तो LCR। तो अपन कह सकते हैं कि नेटवर्क किसे कहते हैं, तो विद्युत स्रोत यानी कोई सेल या बैटरी, और विद्युत चालक अवयव, जिसमें विद्युत चालक अवयव में इनमें से कोई सा भी आप काम में ले सकते हो। तो अपन ने क्या L काम में लिया, C काम में लिया, R काम में लिया। तो LCR ये क्या आपने कह सकते हैं, ये एक तरह से क्या काम क्या करते हैं, ये धारा को नियंत्रित करते हैं या फिर क्या करते हैं, धारा में रुकावट डालते हैं। तो ये एक तरह से क्या अपनी प्रतिबाधा या इम्पीडेंस है। तो ये अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से इम्पीडेंस है। तो यहाँ पे ये ऐसा परिपथ जो विद्युत स्रोत व विद्युत चालक अवयव से बना हुआ हो, वह क्या कहलाता है, अपना जाल कहलाता है। आराम से लिख लो, आप लिखनी हो तो एक बार सुन लो। वह परिपथ या वह उपकरण जो विद्युत स्रोत या विद्युत चालक अवयव से मिलकर बना हुआ हो, वह क्या कहलाता है, अपना जाल कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि जाल भी दो प्रकार के होते हैं। यदि जाल के प्रकार की बात करें तो जाल दो प्रकार के मानते हैं अपन। एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। एक तो होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। ये जाल के प्रकार है। तो ये तो हो जाएगा अपना सक्रिय, ये हो जाएगा निष्क्रिय। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, सक्रिय और निष्क्रिय। नेटवर्क को मैंने क्या किया, एक तो एक्टिव नेटवर्क में बांट लिया, एक पैसिव नेटवर्क में बांट लिया। एक्टिव में क्या होगा अपने पास, एक्टिव यानी मैं इसी सर्किट को बनाऊं तो ये सर्किट रहेगा अपने पास, ये L, ये C, ये R। यदि पैसिव के लिए बनाऊं तो ये L, ये C, ये R। तो इन दोनों में डिफरेंस लग रहा होगा आपको कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। एक्टिव में होता कि अपने पास बैटरी लगी होती है, बैटरी यानी एक्टिव में क्या होता है, अपने पास विद्युत स्रोत उपस्थित होता है। स्रोत उपस्थित रहेगा तो क्या होगा, वो सर्किट काम करेगा। सर्किट काम कैसे करेगा, जब अपने पास सेल है, बैटरी है या स्रोत है, तो वो क्या करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो सर्किट वर्कआउट करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक्टिव कब होगा, जब इसमें क्या हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो। यानी इसमें क्या होना चाहिए अपने पास, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो। पर इसमें क्या अपने पास, जब पैसिव की बात करें तो इसमें क्या विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सर्किट क्या करेगा, काम नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें करंट ही प्रवाहित नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या अपना विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जाल किसे कहते हैं, विद्युत स्रोत या विद्युत चालक अवयव से बना हुआ परिपथ क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। परिपथ भी कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए। और इसी जाल को मैंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, एक तो एक्टिव में, दूसरा पैसिव में। तो सक्रिय के लिए बात करें तो विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, वह सक्रिय कहलाएगा। विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं होता, वो कौन सा कहलाएगा, निष्क्रिय कहलाएगा या पैसिव कहलाएगा। तो ये आपकी जाल की डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये जाल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे और इससे मिलकर कोई भी बना हुआ सर्किट होता है वो क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। जाल दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। सक्रिय के लिए ये डायग्राम, सक्रिय में वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, या वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, सक्रिय जाल कहलाता है। निष्क्रिय जाल वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं होता, निष्क्रिय जाल कहलाता है। बात करते हैं अपन दूसरी डेफिनेशन की, जो है विद्युत स्रोत। अब हम बात करते हैं, सेकंड डेफिनेशन है अपने पास विद्युत स्रोत। तो विद्युत स्रोत क्या होता है वो देखते हैं। विद्युत स्रोत यानी विद्युत स्रोत क्या होता है, अपने पास कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट में अपना क्या लग रहा है, कोई सेल या बैटरी लग रही है। तो अपन कह सकते हैं कि वो सेल या बैटरी क्या कर रही है, उस सर्किट को वर्कआउट करा रही है। यानी अपन कह सकते हैं कि उस सर्किट को क्या हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे मिलती है, करंट से मिलेगी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत स्रोत किससे कहते हैं, वह उपकरण या वह परिपथ जिसमें किसी बैटरी या सेल द्वारा परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाए। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कोई सर्किट है, उसमें अपन ने क्या किया, कोई बैटरी या सेल लगा दी, जैसे अपन ने LCR सर्किट बनाया था वैसे ही। तो इसमें क्या किया अपन ने, कुछ बैटरी या सेल लगा दी, तो उससे क्या होगा, वो सर्किट वर्कआउट करेगा, जिससे क्या होगा, उसको सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, विद्युत स्रोत कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें किसी बैटरी या सेल द्वारा किसी परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाए, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत स्रोत कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। विद्युत स्रोत पता लग गया होगा कि क्या विद्युत स्रोत किसे कहते हैं,
परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, किसके द्वारा? सेल या बैटरी के द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत स्रोत कहलाएगा। अब मैं बात, विद्युत स्रोत भी दो टाइप के होते हैं अपने पास। एक तो होता है अपने पास, यदि बात करते हैं विद्युत स्रोत के प्रकारों के, तो विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धारा स्रोत, एक होता है वोल्टता स्रोत। एक तो होता है धारा स्रोत, दूसरा क्या होता है? वोल्टता स्रोत। तो ये भी क्या रहेंगे अपने पास? कुछ डेफिनेशन रहेगी कि विद्युत स्रोत को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये आपके टोटल 8 डेफिनेशन है। तो इसमें क्या अपने पास टोटल 8 डेफिनेशन है। तो एक तो रहेगा धारा स्रोत, दूसरा रहेगा वोल्टता स्रोत। अब अपन बात करते हैं, आपने दो वर्ड सुने होंगे। एक तो रहता है अपने पास आंतरिक प्रतिरोध, एक तो रहता है आंतरिक प्रतिरोध, एक रहता है लोड प्रतिरोध। यानी कोई भी बैटरी या सेल होता है, उसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वही क्या कहलाता है? अपना आंतरिक प्रतिरोध। और दूसरा क्या होता है अपने पास? लोड प्रतिरोध होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अपने पास? लोड प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं? जहाँ अपन आउटपुट लेते हैं, आउटपुट निकालते हैं, वहां तो क्या लगाते हैं अपन? लोड प्रतिरोध लगाते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध कहाँ लगता है? जहाँ सेल या बैटरी उसके आसपास होगा। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत की बात करते हैं। तो धारा, अपन ने क्या किया? विद्युत स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत, यानी करंट सोर्स दूसरा क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स। तो देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले जब धारा स्रोत की बात करते हैं, धारा स्रोत यानी जो इसमें आंतरिक प्रतिरोध होगा। आंतरिक प्रतिरोध किस, आप दो कॉम्बिनेशन जानते हो, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। तो अपन बात करते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की। तो अपन जब इसकी बात करते हैं तो धारा स्रोत में अपन मानते हैं कि ये वाला क्या लगा दिया मैंने, देखो अपने पास दो डायग्राम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, देख सकते हो आप। तो दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि एक तो क्या है अपने पास, जो जेड इन लग रहा है वो कैसा लग रहा है? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहा है। एक जेड इन लग रहा है वो कैसा लग रहा है? जेड एल के रेस्पेक्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जब धारा स्रोत की बात करें तो धारा स्रोत में क्या रहेगा? वह उपकरण या वह परिपथ जिसमें आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ यदि समांतर क्रम में लगा हुआ है तो वह क्या कहलाता है? धारा स्रोत कहलाता है। यदि वोल्टेज स्रोत की बात करें तो वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ यदि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज स्रोत कहलाएगा। अच्छे से समझना, विद्युत स्रोत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है बैटरी या सेल द्वारा, वो क्या कहलाता है? विद्युत स्रोत कहलाता है। विद्युत स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। तो वोल्टेज स्रोत किसे कहेंगे? किसी परिपथ या उपकरण में जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसा लग रहा है? जेड के रेस्पेक्ट में श्रेणी क्रम में लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? जो आंतरिक वह परिपथ या वह उपकरण जो आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ कैसे लगता है? समांतर क्रम में, पैरेलल में लगता है, तो वो कहलाएगा धारा स्रोत। अब इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, धारा स्रोत को भी। एक तो मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लेता हूँ आदर्श धारा स्रोत, दूसरा मान लेता हूँ वास्तविक धारा स्रोत। तो फर्स्ट हो गया अपने पास आदर्श धारा स्रोत, दूसरा क्या हो गया? वास्तविक धारा स्रोत। तो अपन बात करते हैं आदर्श धारा स्रोत यानी आइडियल। ये क्या होगा? रियल।
ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे अपने पास। अब इसकी बात करते हैं कि आदर्श धारा स्रोत किसे कहते हैं, वास्तविक धारा स्रोत किसे कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब आदर्श धारा स्रोत यानी इसमें क्या होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यानी जेड इन का मान कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। यानी जो अपने पास जेड इन है वो कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो अब ये क्या कहलाएगा, आदर्श धारा स्रोत कहलाएगा। यानी उस इसका जो प्रतिरोध होगा या जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। तो आदर्श धारा स्रोत में कह सकते हैं कि जो परिपथ में जो अपने पास आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो वो तो कहलाएगा आदर्श धारा स्रोत। यदि अपन बात करें वास्तविक धारा स्रोत की, तो जेड इन का मान क्या रहना चाहिए, कुछ वास्तविक कुछ मान रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, अपना वास्तविक धारा स्रोत। तो अपन कह सकते हैं कि धारा स्रोत किसे कहते हैं, और आदर्श धारा स्रोत किसे कहते हैं, और वास्तविक धारा स्रोत किसे कहते हैं। तो धारा स्रोत तो किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध यदि लोड प्रतिरोध के साथ पैरेलल या समांतर क्रम में लग रहा है तो आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। सॉरी, आदर्श धारा स्रोत किसे कहेंगे, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है तो वो क्या कहलाता है, आदर्श धारा स्रोत। पर ये क्या प्रैक्टिकली संभव नहीं होता, क्योंकि जेड इन का मान कभी भी अनंत संभव नहीं होता। तो अपन देखते हैं कि आदर्श धारा स्रोत क्या होगा, जेड इन इक्वल टू अनंत। ऐसे ही वास्तविक धारा स्रोत की बात करें तो क्या होगा, अपने पास जेड इन का मान कुछ मान रहता है तो वही क्या रहेगा, अपना वास्तविक धारा स्रोत। आगे अपन बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की। तो वोल्टेज सोर्स को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो वो क्या होगा अपने पास, फर्स्ट होगा आदर्श वोल्टेज स्रोत यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा होगा वास्तविक वोल्टेज स्रोत। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस रहेगा, वोल्टेज स्रोत का मीनिंग हो गया कि आंतरिक प्रतिरोध ZL के रेस्पेक्ट में कैसे लग रहा है, सीरीज में लग रहा है। यदि आदर्श वोल्टेज स्रोत की बात करें तो इसमें जो अनंत प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी जो जेड इन है वो कितना होना चाहिए, शून्य। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होता है तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाएगा। पर ये भी क्या होता है, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं होता, ना शून्य पॉसिबल होता है ना इनफाइनाइट पॉसिबल होता है। तो ये वाले दोनों केवल क्या डेफिनेशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये संभव नहीं है, पर ये केवल डेफिनेशन में पढ़ते हैं अपन। वास्तविक वोल्टेज स्रोत की बात करें तो जेड इनका क्या रहता है, कुछ ना कुछ मान रहता है। तो वो क्या कहलाएगा, अपना वास्तविक वोल्टेज स्रोत। तो आपको विद्युत स्रोत पूरा समझ में आ गया होगा। विद्युत स्रोत यानी किसी भी परिपथ या उपकरण को क्या की जाए, विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाए या किसी बैटरी या सेल के द्वारा सर्किट को वर्कआउट कराया जाए तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत स्रोत। उसको मैंने दो पार्ट में किया, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। धारा स्रोत यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है ZL के साथ कैसा पैरेलल में लग रहा है तो क्या होगा, धारा स्रोत होगा। यदि सीरीज में लग रहा है तो वोल्टेज स्रोत होगा। आदर्श धारा स्रोत किसे कहेंगे, आदर्श धारा स्रोत में अनंत प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका मान कितना होता है अपने पास, कुछ अनंत होता है। यानी आदर्श में तो कितना होगा, अनंत। वास्तविक में कितना होगा, कुछ वैल्यू होगी। वोल्टेज स्रोत की बात करें तो आदर्श वोल्टेज स्रोत में जेड इन का मान शून्य और इसमें क्या होगा, कुछ मान होगा। तो ये क्या अपना विद्युत स्रोत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।